तेस्रो प्रोफेसनलमा अध्ययनरत छात्र आज भने सोही आयुर्वेद क्याम्पसद्वारा आयोजित संहिता अध्ययन पद्धति कार्यक्रमका वक्ता आदरणीय श्री वैद्यश्री अभिजित सराफ हुनुहुन्छ। उहाँलाई यस अन्तर्गतमा स्वागत छ। स्वागत है सर आपके नेपाल में। संपूर्ण नमस्कार। आप नेपाल पहली बार आए हैं? नहीं, पहले मैं 1997 में आया था और उस समय तो फैमिली के साथ मेरे माताजी पिताजी के साथ घूमने के लिए आया था। मैं स्कूल में था तब, और तब ये नेपाल इतना डेवलप नहीं था, इतनी भीड़ भी नहीं थी। छोटा सा काठमांडू, पहले पोखरा गए थे, पोखरा से काठमांडू आए थे और घूमे थे सब जगह पे। अब आया हूँ इस बार, तो पहली बार संहिता निरूपण के लिए अब आया, लेकिन अब देख रहा हूँ कि बहुत आधुनिक हो चुका है नेपाल, और वो जो एक किंगडम का फील था वो अभी नहीं। तो ठीक है, काल के अनुसार बदलता रहता है। मैंने वो यहाँ के जो प्रख्यात राजा थे वीरेंद्र जी, किंग वीरेंद्र जी और क्वीन ऐश्वर्या जी, उनको प्रत्यक्ष देखा है। तो मैं बहुत छोटा था, स्कूल में था, 1997 की बात। पर इस संहिता निरूपण के लिए या आयुर्वेद के काम के लिए मैं नेपाल में पहली बार। ये आपने संहिता अध्ययन पद्धति जो निरूपण कर रहे हैं संहिता का, वो ज़्यादा बरस हो गया है। हाँ। और आपने ये कंसेप्ट कब कायम की? हाँ, कैसे आया, कैसे स्टार्ट किया आपने? बेसिकली ये मेरा काम नहीं, ये मेरे जो गुरुजी हैं वैद्य आनंद धर्माधिकारी, ये महाराष्ट्र के बहुत बड़े वैद्य हैं और एक चिंतक, चरक संहिता के ऊपर अध्ययन करके चिंतन करने वाले ये मेरे गुरुजी। और ये डायरेक्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट थे, और वहाँ से रिटायर होने के बाद में जीवन भर जो उन्होंने अध्ययन किया था वो विद्यार्थियों के साथ शेयर करना चाहिए। इस हेतु से इन्होंने संहिता का ये निरूपण शुरू किया, और उनका पहला निरूपण हुआ था 2007 में डोंबिवली मुंबई में। और वहाँ पे मैं एक श्रोता के एक इससे गया था, और इतना वो पसंद आया था हमें कि फिर मुझे लगा कि इनसे सीखना चाहिए। मैं सुनने के लिए गया था, पर अंत से अंदर आया कि नहीं, इनसे सीखना है। और कर्म धर्म संयोग से या हमारे भाग्य से हमारे ही कॉलेज में, जहाँ मैं पीजी कर रहा था, वाघोली के आयुर्वेद कॉलेज में, वहाँ पे सर प्रोफेसर के नाते ज्वाइन हो। और फिर हमें 2007, 8, 9, 10 ऐसे 4 साल उन्होंने पूरा चरक संहिता, सुश्रुत संहिता शब्दशः पढ़ा, टीका के साथ पढ़ा। और फिर पहला जो उनके साथ निरूपण एज अ सूत्रवाचक, मतलब जैसे ये सूत्र निकालते हैं दिन भर, वैसे मैं सूत्र निकालता था, सूत्र पढ़ता था। और वो पहला कार्यक्रम हुआ अमरावती 2008 के, नहीं अमरावती नहीं, वाघोली में हुआ 2008 की जनवरी, और पुणे के बाहर अमरावती में हुआ 2008 के ही फरवरी। और वहां से ये परंपरा शुरू हुई कि सर व्याख्यान देते थे, पूरा दिन भर सर व्याख्यान देते थे, और मैं बाजू में बैठ के केवल सूत्र निकालता। तो इतना अध्ययन उस प्रकार से हुआ, और 2011 तक ये चलता रहा कि सर व्याख्याता और मैं सूत्रवाचक। 2011 में जामनगर में आईपीजीटी में हमारा निरूपण चल रहा था 7 दिन में, और उस निरूपण के अंतिम दिन में सर ने मुझे सुबह ऐसे चाय पीने के लिए गए थे, मुझे पूछा कि अभी 6 दिन तो हमारा हो गया, 7वां दिन है, अभी कौन सा विषय बाकी है हमारा? तो मैंने कहा सर आवरण हमें लेना है। तो सर ने कहा कि क्या क्या बोलता हूँ मैं आवरण में? अब तब तक 40-50 निरूपण हो चुके थे एज सूत्रवाचक, तो मुझे पता था कि विषय कैसे बोलते हैं सर, पहले कौन सा सूत्र है, बाद में कौन सा सूत्र है, कैसे निकालते हैं। तो मैंने उनको क्रमशः बताया कि ये क्रम से जाते हैं, ये विषय रखते हैं, ऐसे सूत्र हम देते हैं। सर ने सब सुन लिया, थोड़ी मेरी गलती हो गई थी, वो दुरुस्त कर दी। मुझे लगा कि मुझे सूत्र निकालने के लिए जैसे व्याख्यान के जगह में सामने जामनगर के सारे पीजी पीएचडी स्टूडेंट है और टीचर्स है, और मैं तो बस छोटा सा एक पुणे के कॉलेज का पीजी स्टूडेंट था। तो सर ने कहा कि अब जो व्याख्यान होगा आवरण का, ये मैंने दूंगा, मेरे विद्यार्थी ने, अभिजीत जी ने। तो मैं तो मतलब पैर तो जमीन चली गई मेरी कि मैं व्याख्यान जामनगर, तो मेरा पहला व्याख्यान जामनगर आवरण विषय था, और मैं बहुत डरा हुआ था, पर आता था, इसलिए मैंने बोला। तो थोड़ी सी जो गलतियां हुई वो सर ने उनके व्याख्यान में दुरुस्त कर दी, और एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं जामनगर में अगर बात कर सकता हूँ तो मैं कहीं बार भी बात कर सकता हूँ। तो वो उसके बाद में
स्टार्ट हो गया। फिर धीरे धीरे सर ने एक एक टॉपिक तैयार करने के लिए कहा कि अभी इस कार्यक्रम में आप प्रकोप विषय तैयार करो और बोलो, इस कार्यक्रम में आप गुल्म विषय तैयार करो। तो धीरे धीरे और क्या होगा कि सर भी उम्र सर की बढ़ती गई, मेरी भी उम्र बढ़ती गई, तो सर की बोलने की क्षमता कम होती गई। तो मेरे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है कि सर अभी 1 घंटा ही बोलते हैं, बाकी दिन भर मैं बोलता हूँ। ऐसा अभी तक 185 निरूपण हुए, ये 186 और भारत से बाहर पहली बार ये निरूपण हो रहा है। मतलब व्याख्यान के लिए मैं तो मतलब अमेरिका में ऑनलाइन व्याख्यान हुआ है, सिंगापुर में ऑनलाइन व्याख्यान हुआ, पर प्रत्यक्ष जाकर और संहिता 3 दिन का कंटिन्यू में ही स्पीकर, मेरे जीवन का भारत बाहर का ये पहला कार्य। तो ये प्रक्रिया यहाँ से ये मेरी ये कल्पना नहीं, ये मेरा कार्यक्रम नहीं, मैंने शुरुआत नहीं की, ये मेरे गुरुजी ने की और मैंने उनको आज तक साथ दिए। 17 साल हो गए गुरु शिष्य परंपरा। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ये व्रत है, मैं जीवन भर करता रहूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक ये मैं निरूपण का काम करता रहूंगा। और इस निरूपण का उद्देश्य हमें कुछ प्राप्त करना नहीं, मतलब कि उससे हमें फेम चाहिए, पैसा चाहिए, घूमना मिल रहा है, ऐसा नहीं। जो संहिता का अध्ययन सब जगह पर खत्म हो चुका था, कुछ लोगों तक सीमित था, वो कम होकर पूरी दुनिया संहिता का अध्ययन, और वो भी पद्धति से पढ़े, जो संहिताकारों की पद्धति है उस पद्धति से पढ़े। ऐसे ही नहीं कि आज ये पढ़ना है कल वो पढ़ना है, उसको एक पद्धति है, एक उसको प्रोसीजर है, उसको एक तंत्र के साथ पढ़ना पड़ता है। तो वो पढ़ने की प्रक्रिया ये करना, ये हमारा व्रत है, उससे हमें कुछ नहीं चाहिए। और नेपाल में आपका ये पहला प्रोग्राम, और नेपाल के लिसनर्स और बाहर जो इंडिया में जो आपने किया, उसमें आपका एक्सपेक्टेशन कैसा था यहाँ पर आने से पहले? भारत में भी कई जगह ऐसी है कि जहाँ पे बिल्कुल अध्ययन नहीं, मतलब हमारा मैं नाम नहीं किसी को दूंगा, वो सारे मेरे विद्यार्थी सारे पहचान के। भारत के एक प्रदेश में हम गए थे और वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा व्याख्यान चल रहा था, और टीचर जो थे उस कॉलेज के गवर्नमेंट टीचर्स, वो हमारे सामने झगड़ रहे कि स्टेज पे हमें नहीं बिठाया इसलिए। मतलब कि और बच्चों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको बस डिग्री लेनी है, फिर यूपीएससी में जाना है, एमपी मतलब या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है और जॉब करना, शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं भारत के, जैसे पुणे है, कोलकाता है, या जयपुर जामनगर है, कर्नाटक है, केरल बंगलोर में, केरल में है, यहाँ पे मूलतः अध्ययन करने वाले बहुत लोग और संहिता पढ़ाने वाले भी बहुत लोग हैं, अलग अलग पद्धति से पढ़ाने वाले हैं, संस्कृत लेकर पढ़ाने वाले हैं, तंत्रयुक्त का विचार करने वाले। ऐसे नहीं कि हम ही केवल, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके साथ पढ़ाने में अच्छा लगता है। अब यहाँ नेपाल में जब आया था तो मुझे लगा था कि कैसा होगा, यहाँ पे तो 2-3 ही कॉलेज है, तो यहाँ पे संहिता पढ़ते होंगे नहीं पढ़ते होंगे, बच्चे कैसे होंगे, क्योंकि जो हम सुनते हैं कि पहले बहुत संस्कृत का यहाँ पे बड़ा केंद्र था, केशर पुस्तकालय से काश्यप संहिता निकली थी। लेकिन जहाँ जैसे भारत में भी सब जगह पे ह्रास हुआ है संस्कृति का, शायद नेपाल में भी हुआ होगा। और मैं प्रिपेयर था कि शायद कोई ध्यान से सुनेगा नहीं, मैं 3 दिन आऊंगा, जितना थोड़ा सा आता है वो चला जाऊंगा और एक कार्यक्रम हो जाएगा। लेकिन मैं जब यहाँ पे आया और आप सभी से मेरा परिचय हुआ, और आप सभी का जो एक विषयों के कार्यक्रम छोड़ दो, लेकिन संहिता और आयुर्वेद के प्रति आप सभी का जो लगाव है वो देख के मुझे बहुत पसंद आता है कि आपको चाहिए, मतलब इन बच्चों को ना चाहिए, लेकिन कोई दे नहीं रहा। क्या हो रहा है कि जो टीचर्स होते हैं वो एक जॉब के लिए आते हैं, हर जगह भारत में भी जो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग हैं उनको शास्त्र के लिए कुछ नहीं करना, और विद्यार्थी तरसता रहता है कि हमें कोई पढ़ाए। और कल में देखा मैंने पहले दिन सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे थे, लेकिन 150 लोग पूरे बैठे हुए, कोई इधर से उधर हिला नहीं है। और मुझे कल रजत जी ने कहा कि सर ऐसे लड़के बैठे हैं जो कभी क्लासरूम में नहीं बैठते और कभी आयुर्वेद के बारे में सोचते नहीं है, आयुर्वेद को, दे आर हेटर्स ऑफ आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स, वो भी आपको सुनने के लिए पूरा दिन बैठे हैं। ये हमारे लिए, उनके लिए, मतलब जो ऑर्गेनाइजर है उनके लिए उपलब्धि है। मेरे लिए तो शास्त्र की सेवा है, और मेरा खुद का भी ऐसा है विचार कि मैं आप सभी के लिए कुछ कर सकूं, कि आपको जो पढ़ना है, आपको शास्त्र समझना है, तो उसके लिए मुझे जितना अल्प स्वल्प आता है, जितना मैं कर सकूंगा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई नेपाल आकर और आप सबसे।
और आपके लिए प्रश्न क्या है कि जो स्टूडेंट में इंथुजियास्ट है, पढ़ना चाहते हैं, आपने पहले ही बोला जो क्लास में भी नहीं बैठते वैसे स्टूडेंट्स भी फुल अटेंड किए, उन लोगों को और जो फर्स्ट ईयर है जो अभी आ रहा है और पढ़ने की इच्छा करते हैं, उन लोगों को कैसे अप्रोच करना चाहिए सुविधाओं को? शॉर्ट में सबसे पहले ऐसा है कि दो भाव मन में होने चाहिए। एक शास्त्र के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ये इसमें जो लिखा है ये सत्य है। और दूसरा चीज चाहिए समर्पण। आपको गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव चाहिए। ये अगर दो चीज होंगे तो आपको शास्त्र उसका फल देगा। और अध्ययन की प्रक्रिया ऐसी है कि आपको थोड़ा सा संस्कृत का नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा, मतलब कोई पंडित नहीं चाहिए, एक संधि विग्रह करना आना चाहिए, समाज समझने चाहिए, विभक्ति पता होनी चाहिए, क्रियापद बस बहुत हो, जो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड का संस्कृत होता है व्याकरण का, उतना पता होना चाहिए। और दूसरा, आपको शुरुआत करनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि तैरना है हमें, तो तैरने के लिए क्या करना पड़ता है? पानी में छलांग लगनी पड़ती है। जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं, कितना भी क्लास लगाएंगे कैसे तैरना है वैसे तैरना है, तब तक तैरना नहीं आएगा आपको। पहले पानी में जाना चाहिए। क्या होगा, 2-3 बार डूब जाएंगे, आ जाएंगे फिर से ऊपर, तो डर निकल जाएगा। वैसे संहिता पढ़नी है, टीका पढ़नी है, तो क्या करना चाहिए? शुरू करना चाहिए। कहीं से भी शुरू करो, लेकिन शुरू करो और रोज पढ़ो। एक पेज, एक अध्याय, जितना आपकी क्षमता है पढ़ने की, जितना आप समय है, लेकिन रोज। बाकी का आपका करो, क्लिनिक करो, मॉडर्न का अध्ययन करो, जो आपको घूमना है, सिनेमा देखने हैं, सब करना है। युवा अवस्था में जो करते सब करना है, लेकिन एक 15 मिनट अध्ययन करना संहिता, अदर देन योर अदर स्टडीज। 15 मिनट केवल संहिता लेकर बैठो और पढ़ने का प्रयास करो। पहले कुछ समझ में नहीं आएगा, चिंता मत करो। जो अटक जाएगा उसको कोश में देखो या किसी को पूछो या भाषांतर में देखो। धीरे धीरे और श्लोक का अर्थ खुद लगाने का प्रयास करो। और फिर पूरी संहिता जब पढ़ोगे, ये पहली स्टेज होगी कि पूरा अर्थ से इतनी पढ़ गया। अब क्या करना है, एक एक विषय लेकर पढ़ो। कि समझो प्रमेय विषय, तो प्रमेय के संदर्भ ग्रंथ में कहाँ था वो इकट्ठे करो और उनकी लिंक लगाने का प्रयास करो। अब अभी इतना आसान हो गया है कि कई बड़े बड़े व्याख्याताओं के व्याख्यान ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। धर्माधिकारी सर है, गाडगिल सर है, जैसे कई लोग हैं, मेरे भी कुछ है। वैसे आप वो, मैंने तो विधान स्थान, विमान स्थान, इंद्रिय स्थान, शारीर स्थान, वर्ड टू वर्ड अध्याय पढ़ाते हुए रिकॉर्ड करके रखें। तो आप वो चरक सामने लेके बैठो और जो लेक्चर चल रहा है वो सुनो, आपका अध्याय अपने आप अध्ययन होगा। ये प्रक्रिया। और विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए शास्त्र पे। हाँ सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। आप कार्यक्रम में आए और आपको अंतर्वार्ता और मेरो फिलिङ चाहिँ एक हप्तादेखि लाइब्रेरी क्लास भनेर छ बसेको, त्यस्तै संहिता अध्ययन पद्धति भनेर विकको एउटा क्लास 45 मिनट कलेजमा। म भने हामी अनि त्यसपछि एउटा कुरा चाहिँ अब सुब्युको मैले पहिलाको सुब्युले देखेँ, अहिलेको सुब्युले देखेँ होइन। पहिलाको सुब्युले गरेको कामहरू प्लस अहिलेको सुब्युले आजसम्म गरेको कामहरूमध्ये यो भनेको चाहिँ बेस्ट प्रोग्राम हो। हामीले चाहिँ हाम्रो जुन शास्त्रीय सही आध्यात्मिक नलेज पनि पाइने, त्यसलाई पनि आदरणीय सभा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि एउटा कुरो म इन्टर्नसिपमा छु, तिमीहरू भन्दा अलिकति केही बढी फुर्सद हुन सक्छ। र जुन सरले भन्नुभएको जुन धर्मस्थल शक्तिपीठ जहाँबाट इन्टर्नसिप गर्न सकिन्छ नि, हाम्रो इन्टर्नसिपको बेलामा 5 दिन इन्डियामा भएका त्यस्ता धर्मस्थल शक्तिपीठहरूमा चाहिँ हामीलाई त्यो घुम्ने जस्तो सरले देखाउनु भएको ठाउँहरू एउटा दुईटा भए पनि घुम्न चाहिँ हामी आफ्नो तरिकाले
विद्यार्थीहरूले पढ्ने रुचि त छ, सम्पूर्णले पढ्ने रुचि छ। अब आयुर्वेदको संहिता पढ्नलाई पनि यहाँ 9 बजेदेखि 5 दिन निरन्तर 3 दिन बसेका छन्। यहाँ त्यो कुराले के भन्यो भने हाम्रो विद्यार्थीमा कमी छैन र हाम्रो विद्यार्थीहरू आयुर्वेद पढ्नलाई एकदम उत्साहित छन्। आजमा हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रो वरिष्ठ अतिथिको रूपमा हाम्रा क्याम्पसका प्रमुख हाम्रा श्रीमङ्गल सर यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। सबैको तर्फबाट म अनुरोध के गर्न चाहन्छु कि सर आजको यो 3 दिनलाई हजुरले मनन गर्दै कि विद्यार्थीहरूको चाहना के हो र उनीहरू पनि संहिता पढ्न चाहन्छन्, संहितासँगै अन्य आयुर्वेदका विषयहरूलाई निरन्तरता दिई, न कि क्लास खाली हुनु, रातमा बस्नु, अन्य कुराहरू भइरहेका गतिविधिहरू त्यो नभएर हाम्रो विद्यार्थीहरू छन्। नयाँ जनशक्ति लाएर होस्, नयाँ टिचर लाएर होस्, टिचरको सहायक टिचर लाएर होस्, तर हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई एक राम्रो आयुर्वेद डाक्टर बन्नमा हजुरले सहयोग गरिदिनु न। मैले यहाँ